वेलकम स्टूडेंट्स, जोन टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे इतिहास और उसमें शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत, तो इसमें पहला टॉपिक आता है पाषाण काल या युग भी बोल सकते हो। पहला टॉपिक है पाषाण युग यानी आदि मानव का काल। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर का जो युग था उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं? तो पाषाण काल में प्रश्न बनते हैं। एक प्रकार का प्रश्न बनेगा आपका कि औजार कैसे मिले। अब चूंकि पाषाण काल 3 भाग थे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, और तीनों में पत्थर के जो औजार थे उनका रूप और आकार अलग अलग था। तो उनके आधार पर डिफरेंशिएट करते। तो एक तो औजार के ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है, दूसरा क्षेत्र के ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार के हथियार मिले, या ये पर्टिकुलर क्षेत्र किस काल से संबंधित है या किस युग से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो पाषाण युग जो था, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और इस युग को पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। और तो 3 भागों में बांट लिया गया इसको, ताकि उसका विस्तृत अध्ययन किया जा सके। 3 भाग। पहला था पुरा पाषाण, पुरा पाषाण युग। दूसरा था मध्य पाषाण युग, और तीसरा कौन सा था? तो नवपाषाण युग। अब इन तीनों युगों को डिफरेंशिएट किस आधार पे करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे औजारों के आधार पे। और दूसरा उनकी फूड का कल्चर क्या था, यानी कि ये उत्पादन करता था, संग्रह करता था, इसके आधार पे। तो स्टूडेंट्स, एक बुनियादी चीज हमेशा याद रखना, चाहे काल कोई भी रहा हो। एक बार समझा देता हूं इस चीज को, फिर इस पे आएंगे कि काल चाहे कोई भी रहा हो, मानव के 2 ही लक्ष्य रहे हैं। एक है भोजन और दूसरा संभोग यानी सेक्स। काल कोई भी रहा हो, 2 ही लक्ष्य हैं, भोजन और संभोग। जब एक की जरूरत पूरी हो जाती है तो वो दूसरे की तरफ बढ़ जाता है, दूसरे की जरूरत पूरी हो जाती है तो वो पहले की तरफ बढ़ जाता है। तो काल कोई भी रहा हो, भोजन और संभोग। तो आदि मानव का इसी आधार पे अपन देखेंगे कि शुरू में वो क्या करता है कि आदि मानव जो था उसको सबसे ज्यादा संघर्ष किसके लिए करना पड़ा? तो सबसे ज्यादा संघर्ष उसको भोजन के लिए करना पड़ता था। क्योंकि अपन सबको पता है, बचपन में सभी पढ़ते आए हैं कि वह आदि मानव क्या करता था? शिकार करके भोजन करता था, कच्चा मांस खाता था। तो उसकी जो भोजन करने की पद्धति थी और या भोजन संग्रह करने की पद्धति थी, वो काफी टिपिकल थी। तो इसका रोल नगण्य था, यानी कि जैसे उसको अधिकांश समय उसका किस में लगता था? भोजन में लगता था। पर जैसे जैसे तकनीकी आदि मानव का तकनीकी ज्ञान बढ़ा, तो जैसे ही तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा तो उसके लिए क्या सुलभ हो जाएगा? तो सुलभ हो जाएगा भोजन। तो अपन देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में वो क्या करता है? आखेट करता है और खाद्य को संग्रह करता है। फिर आगे चल के वो क्या करता है कि इस काल में आके, मध्य पाषाण काल में आके वो क्या करता है कि आखेट भी करता है और पशुपालन भी करता है, कि पशु को उसने पाल लिया। फिर अपन नवपाषाण काल में आएंगे तो क्या देखेंगे कि उसने क्या करना शुरू कर दिया है कि कृषि करना शुरू कर दिया है। अब यहीं पे आ जाओ कि एक तो मानव है जो क्या कर रहा है?
शिकार करके भोजन कर रहा है और एक कृषि करके भोजन कर रहा है। दोनों में बुनियादी अंतर देखेंगे कि भाई शिकार करने वाला तो क्या है कि भाई शिकार यहां मिल गया तो कर लिया, उसका भोजन हो गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अगर जानवर खत्म हो जाएंगे तो उसको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तो उसका टाइम बढ़ेगा, तो उसका भोजन में क्या समय ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। पर जब मानव यहां तकनीकी ज्ञान उसका अच्छे से विकसित हो गया था, तो उसने कृषि करना शुरू कर दिया। और कृषि चूंकि करेगा तो साल के चुनिंदा महीनों में कृषि करेगा, और फिर क्या है, अनाज को काट के रखेगा, तो उसके पास क्या हो जाएगा, अनाज का सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस हो गया यानी कि कुछ महीने उसने अनाज उपजाया, खेत में काम किया, उसके बाद अनाज काट के घर लेके आया, सरप्लस हो गया उसके पास, अनाज कोठे में रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही उसके पास इस चीज का समय घटा, भोजन उसको प्राप्त करने का जैसे ही उसका समय घटेगा, तो वो क्या करेगा, किसकी तरफ बढ़ेगा, संभोग की तरफ बढ़ेगा। अब चूंकि यहां आके जब कृषि आरंभ की तो क्या होने लग गया कि भाई भोजन का प्राप्त करने के लिए उसके पास समय कम लगने लग गया, तो उसके पास खाली समय बचने लग गया। संभोग किया, उसकी भी सीमा है, तो उसने क्या किया, फिर कला का विकास किया। भाई खाली समय में क्या करेगा, भोजन हो गया, संभोग हो गया, बचा हुआ समय में क्या करेगा, तो कला का विकास हुआ। कला का विकास मतलब चित्रकारी का है, संगीत का, इन नृत्य का, इन कलाओं का विकास किया। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही वो स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया, कृषि का जब जब से उसने शुरू की, क्योंकि कृषि करने के लिए स्थायी रहना जरूरी है कि एक जगह अपन ने अगर कृषि शुरू की है तो उसी के आसपास में ही हमें रहना पड़ेगा। तो स्थायी जीवन शुरू कर दिया, तो अब समस्या आ गई किसकी, संभोग की दोबारा, कि समाज में अव्यवस्था फैलने लग गई क्योंकि समय ज्यादा रहने लग गया मानव के पास। तो उसने क्या किया कि कुछ सामाजिक नियम बनाने शुरू कर दिए, और इन सामाजिक नियमों से क्या शुरू हुआ, तो विवाह संस्था कायम हुई। और ये विवाह संस्था किससे सीधी जुड़ी हुई है, तो अनाज के सरप्लस से जुड़ी हुई है। कि भाई संपत्ति के संचय क्या उदाहरण आ गई कि मानव के पास अब अनाज बच गया है, समय बच गया है, और अव्यवस्था फैल रही है, तो उसने कुछ सामाजिक नियम बनाए, और इन्हीं नियमों में एक क्या हुआ, विवाह संस्था। और विवाह संस्था से भी पहली संस्था कौन सी आई, तो फिर परिवार नाम की एक अवधारणा आई। तो ऐसे फिर वर्तमान जो जीवन है वो शुरू हुआ। तो आदि मानव से अब तक का वर्तमान का समय ऐसे शुरू हुआ है, इन चीज़ों से घूम के। कैसे हुआ कि भोजन और संभोग दो की आवश्यकता थी, तो जिसमें ज़्यादा समय लग रहा था दूसरे में कम। तो आज शुरू का आदि मानव था, उसका अधिकांश समय किस में गुजरता था, तो भोजन के तलाश में गुजरता था। पर धीरे धीरे जब उसका तकनीकी ज्ञान बढ़ा, तो उसने पशुओं को पालतू बनाया, फिर कृषि शुरू की, और इसी दौरान जब उसके पास अतिरिक्त समय बचा, तो उसमें किसका विकास किया उसने, तो कलाओं का विकास किया, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य का, मूर्ति कला, ठीक है, इन सब चीज़ों का विकास करना शुरू किया। फिर कृषि शुरू हो गई है, तो उसके पास अनाज का सरप्लस भी हो गया है, स्थायी जीवन शुरू हो गया है, तो कुछ सामाजिक नियमों की आवश्यकता हुई ताकि समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो कुछ सामाजिक नियम बने, और इन्हीं में फिर विवाह, नातेदारी, परिवार, ये सब जो वर्तमान की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो आनी शुरू हो गई। तो अब अपन शुरुआत करते हैं अपने किससे, पाषाण काल से ही। और पाषाण काल को अपन तीन भागों में बांट लेते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इनका टाइम पीरियड क्या था, तो वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल था 1,00,000 BC के आसपास। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये BC क्या है, प्रश्न उठता है ना। तो दो चीजें सबने पढ़ी होंगी कि BC और AD।
सबने सुनी होंगी। डेट्स के पीछे लिखा रहता है 100 ईसा पूर्व या BC, या लिखा होता है 3 ईस्वी, 3 ईस्वी या AD। ठीक है, तो क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहली सदी मानी गई उसको, और इससे आगे यानी कि वर्तमान की तरफ बढ़ेंगे तो हम AD लगाएंगे, और उससे पीछे जाएंगे तो क्या लगाएंगे, BC, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये चीज कंसेप्ट है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल का टाइम कितना था, तो 1 लाख BC के आसपास। अब बात करें मध्य पाषाण, तो भैया मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था तो वो कितना था, तो ये था 10,000 BC के आसपास। और अब बात आती है नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल का पीरियड कितना था, तो ये 7,000 BC के आसपास। पाषाण का था पत्थर, और पाषाण काल को अपन ने पढ़ने के लिए क्या किया, सहूलियत के लिए या अध्ययन की सहूलियत के लिए 3 भागों में बांट लिया। पहला है पुरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। तो पुरा पाषाण का काल कितना था, तो ये था 1 लाख BC के आसपास, और मध्य पाषाण का 10,000 और नवपाषाण का 7,000 ईसा पूर्व के पास, सॉरी BC के आसपास। अब आगे चलते हैं इनमें, इसी क्रम में लिखते चलेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि जो पूरा पाषाण का मानव था वो क्या करता था, तो इसके नीचे लिख लेंगे कि वो क्या था, आखेटक और खाद्य संग्राहक। तो क्या था, वो आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। कब का, पूरा पाषाण का। इसका अर्थ क्या है मैं बताऊंगा, एक बार लिख लेंगे। तो ये पूरा ऐसे इसी क्रम में लिखेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। तो पहला था आखेटक और खाद्य संग्राहक। दूसरे में उसका थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान बढ़ा तो उसने क्या किया, तो आखेटक और पशुपालक। अब आदिमानव क्या बन गया है, 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, तो उसने आखेट करना और पशुपालन करना सीख लिया है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहां आके नवपाषाण काल में वो क्या बन जाता है, तो यहां वो बन जाता है खाद्य उत्पादक। ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसका अर्थ है कृषि प्रारंभ हो गई। तो अपना थीमेटिक डायग्राम अपन जो बना रहे हैं उसको देखते चलेंगे, इसी से बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी कि भाई पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और अध्ययन की दृष्टि से अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो पुरापाषाण का काल कितना है, तो 1 लाख BC के आसपास, मध्यपाषाण का 10,000 BC के पास, और ये 7,000 BC के पास। अब आती है बात मुद्दे की। और वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा ये है कि भैया ये आखेटक क्या होता है। हंटर, शिकारी, शिकार करता था और खाद्य का संग्रह करता था। ठीक है, अपन ने सबने पढ़ा ना, आदि मानव क्या करता था, कच्चा मांस खाता था, आग का आविष्कार हुआ नहीं था, तो वो क्या करता था, जानवरों को मारता था। चूंकि एक बड़ा जानवर मार लिया, अब उसको खाने में समय भी तो लगेगा, तो उसको कुछ खा लेते थे और कुछ का संग्रह कर लेते थे। पर जब वो मध्यपाषाण काल में आता है तो यहां आखेट तो करता ही है, शिकार तो करता है, उसके साथ वो पशुपालन भी करना सीख गया है। और कुत्ता डॉग संभवतः पहला जानवर था जिसको क्या बनाया गया था, पालतू बनाया गया था। तो यहां पशुपालक बन गया। और शुरुआत में पशुपालन मानव ने भोजन के लिए नहीं किया, वो किसके लिए किया है, कि उसकी शिकार में सहायता के लिए। तो जैसे कुत्ता उसने पालन किया, तो कुत्ते का पालन क्यों किया, ताकि वो छोटे मोटे जानवरों का शिकार जब करे तो उसकी मदद कुत्ता उसके साथ करे। तो शुरुआत में जो पशुपालन किया वो किस चीज का किया था, तो शुरुआत में पशुपालन और केवल किसके लिए, आखेट में मदद के लिए। पर जब अपन देखते हैं नवपाषाण काल का दौर आता है तो यहां पशुपालन किसके लिए किया जाता है, भोजन के लिए भी किया जाता है। जैसे गाय बैल
इनको जब मानव क्या करता है, पालतू बनाता है। तो यहां देखेंगे तो नवपाषाण काल में आके वो खाद्य का उत्पादन करने लग जाता है, ठीक है। और वो कैसे, तो कृषि प्रारंभ कर देता है। और जब से कृषि प्रारंभ हुई, इसका अर्थ है कि स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। तो स्थायी जीवन भी कब शुरू किया, तो नवपाषाण काल में। और कुंभकारी भी इसी में आई थी। कुंभकारी का अर्थ है बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज अपन देखेंगे तो इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि शुरू में जो आदि मानव था उसके हथियार जो थे वो अनगढ़ थे और बड़े बड़े हथियार थे। और जैसे जैसे ये आगे जाता है नवपाषाण काल की तरफ, तो इसके हथियारों का आकार छोटा होता चला जाता है। तो यहां अपन एक ऐसे लिख लेंगे कि हथियारों का आकार छोटा होता गया। कहां से, तो पूरा पाषाण काल से, और नवपाषाण काल की ओर जाते जाते उसके हथियारों का आकार छोटा होना शुरू हो गया। अब अपन एक एक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहला है अपना पूरा पाषाण काल। तो पहला क्या है, पूरा पाषाण काल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो या तो औजार पे पूछेंगे या क्षेत्र पे पूछेंगे। तो पहला इसी में ये देख लेते हैं। तो अपने को पता है कि पूरा पाषाण काल का काल क्या था, तो मैंने आपको शुरू में ही डायग्राम बना के उसमें बता दिया है। तो कब था, तो 1,00,000 BC के आसपास। काम क्या करता था आदिमानव, तो ये इस काल में, पूरा पाषाण काल में, तो खाद्य संग्रह करता था, संग्राहक था और आखेटक था, यानी शिकार करता था। दो चीज। अब आता है हथियार की बात, कि उसके औजार कैसे थे या हथियार कैसे थे। तो औजार कैसे थे, तो पूरा पाषाण काल के मानव के औजार अनगढ़ थे, यानी कि घड़े हुए नहीं थे, आकार में बड़े होते थे। तो अनगढ़ पत्थर के हथियार होते थे। इसको लिख लेंगे, अनगढ़ पत्थर के औजार। कैसे थे, तो अनगढ़ पत्थर के औजार। दूसरा लिख लेंगे इसी में ही, दूसरा लिख लेंगे कि कुल्हाड़ी या हस्तकुठार। कि कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था। और क्या था, तो और था विदारणी, खंडक, फलक, छेदनी, खुरचनी। सारों को लिख लेंगे। छेदनी, खुरचनी। खुरचनी वर्तमान में भी प्रयोग की जाती है, पहले पत्थर की जाती थी, और आज के दिन गांव में खुरचनी का प्रयोग अब भी किया जाता है। लोहे की बनती है, छोटी सी ऐसी प्लेट की सी आकृति में आती है ऐसे, जिससे क्या किया जाता है खुरचनी से, कि जब वो दूध जमाने का, नहीं सॉरी, दूध गर्म करने का जो बर्तन होता है उसमें मलाई नीचे जम जाती है, तो उसको उतारते हैं किससे, खुरचनी से। तो इसमें हथियार कौन कौन से औजार कौन कौन से आ गए, तो अनगढ़ पत्थर के औजार हो गए, कुल्हाड़ी हस्तकुठार हो गई, छेदनी हो गई, खुरचनी हो गई, और लिख लेंगे चकमक उद्योग की स्थापना। चकमक पत्थर के उद्योग की स्थापना हुई थी, कि चकमक पत्थर से बने हथियारों की के उन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो ये अपने औजार हो गए। अब दूसरा पॉइंट इसमें बचता है क्या, क्षेत्र का, कि भैया ये मिले कहाँ कहाँ, कि पूरा पाषाण काल की साइट्स कहाँ कहाँ हैं। तो क्षेत्र पे लिख लेंगे, क्षेत्र में लिखते चलेंगे ऐसे क्रम से एक एक। तो पहला लिखेंगे
सोहन नदी घाटी, कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ती है। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में पड़ती है। दूसरा, कश्मीर में भी हमें पुरापाषाण काल की साइट्स मिली है। कहाँ? कश्मीर में मिली है। तीसरी चीज देखेंगे, यूपी में या यूपी के, ज्यादा बेटर रहेगा। तीसरी साइट है यूपी के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी। तो बेलन घाटी, मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी है, वहां भी कौन सी साइट्स मिली है अपने को? तो पुरापाषाण काल की। और लास्ट साइट इसमें लिखेंगे, चौथा क्षेत्र लिखेंगे, और चौथा क्षेत्र कौन सा है? तो एमपी में भीमबेटका गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं। तो 4 साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं दोबारा देख लेंगे एक बार, कि सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, कश्मीर में, तीसरा यूपी के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में, और चौथा एमपी में भीमबेटका की गुफाएं। यहां पे अपने को पुरापाषाण काल की साइट्स मिली हैं। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किस पे? तो मध्यपाषाण पे। अपन ने डायग्राम बनाया था, उसमें स्पष्ट कर दिया था सारी चीजें। कि पुरापाषाण के बाद अपन कौन पढ़ेंगे? मध्यपाषाण, और उसके बाद नवपाषाण। तो अब किस पे आ जाएं? तो मध्यपाषाण पे आ जाते हैं। मध्यपाषाण युग। मैंने शुरू में बताया था कि कालखंड कौन सा था? तो 10,000 बीसी के आसपास। कितना? 10,000 बीसी के आसपास। और इस मध्यपाषाण काल में मानव क्या करता था? तो आपको बताया क्या करता था? तो आखेट करता था, यानी आखेटक था, और दूसरा क्या था? पशुपालक था। तो आपको बता दिया था कि पशुपालन किस चीज के लिए किया था आरंभिक मानव ने? तो आरंभिक मानव ने आखेट के लिए पशुपालन किया था, कि जो जानवर उसके आखेट में यानी उसके शिकार करने में मददगार थे उनको पालना शुरू किया था। और संभवतः पहला कौन सा जानवर था? कुत्ता था, जिसको पालतू बनाया गया था। दूसरा, ये क्या है? तो मध्यपाषाण काल संक्रमण काल है। ट्रांजिशनल फेज थी किस किस के बीच की? तो पुरापाषाण की और नवपाषाण काल के बीच की। तो संक्रमण काल है पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मध्य। इन दोनों के बीच का ही तो काल था कि मध्यपाषाण काल। तो संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल फेज है किस किस का? तो पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का। दूसरा, इसमें अपन काल पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या देखेंगे अगला? कि भाई औजार किस प्रकार के यूज करता था। तो औजार लिख लेंगे। तो औजार कैसे यूज करता था ये? तो सूक्ष्म पाषाण या सूक्ष्म पाषाण के हथियारों का प्रयोग करता था। इसको लिख लेंगे कि सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे हथियारों का या औजारों का प्रयोग करता था। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, एक सीधी रेखा खींच के बताई थी कि इसमें क्या हुआ था कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मानव, तो
तो उसके हथियारों का आकार छोटा होता चला जाएगा। और छोटा होने का कारण क्या था कि शुरू में उसका तकनीकी ज्ञान नहीं था, तो अनगढ़ और बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। अब चूंकि शिकार कर रहा है तो उसके हथियार जितने हल्के होंगे और जितने धारदार होंगे तो उसको शिकार में इतना ही फायदा मिलेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका तकनीकी ज्ञान भी बढ़ेगा और हथियार छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रयोग आसान हो जाएगा। तो औजार हो गए सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे हथियार। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग किस काल में हुआ या किस युग में हुआ, तो मध्य पाषाण में। क्षेत्र पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में थे ये, जो इसकी साइट्स हैं मध्य पाषाण की वो कहां कहां मिली। तो कहां मिली, तो राजस्थान, राजस्थान, तो कहां कहां मिली, राजस्थान, दक्षिणी यूपी, मध्य और पूर्वी भारत, राजस्थान, दक्षिणी यूपी, सॉरी मध्य और पूर्वी भारत, और दक्षिण में कहां, तो दक्षिण में कृष्णा नदी के दक्षिण में। तो दक्षिण भारत में पुरापाषाण की साइट्स कहां मिली हैं, ना सॉरी मध्य पाषाण की, तो मध्य पाषाण की साइट्स मिली है कृष्णा नदी के दक्षिण में। तो ये अपना था मध्य पाषाण। एक नोट डाल लेंगे, उसमें दो चीजें लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाल लेंगे। नोट डालेंगे, लिखेंगे पहला कि पुरापाषाण और मध्य पाषाण का मानव, कि पुरापाषाण और मध्य पाषाण का मानव चित्र बनाता था, यानी कि चित्रकारी करता था। और कला का विकास कब होगा, मैंने आपको बताया था कि जब उसको भोजन और संभोग के बीच में जो समय मिलेगा अतिरिक्त, उसमें वो कला का विकास करेगा। तो क्या हुआ, तो मानव चित्र बनाता था। और इस चित्र में, इन चित्रों में क्या क्या अंकित था, तो चित्रों में पशु, पक्षी और मानव, इनके चित्र बनाता था। और इनके ही चित्र क्यों बनाता था, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि आदि मानव का एक्सपोजर सिर्फ इन्हीं चीजों से था। पशुओं से था जिनका वो शिकार करता था, पक्षियों का जिनका वो शिकार करता था, मानव जो जिनके साथ वो झुंड में रहता था। ठीक है। और ये चित्र मिले कहाँ है हमें, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एमपी की भीमबेटका की गुफाओं में। तो कहाँ मिले हैं, तो एमपी भीमबेटका, एमपी भीमबेटका गुफाओं में। तो एमपी की भीमबेटका की गुफाओं में अपने को ये चित्र मिले हैं। तो चित्र में क्या क्या अंकित है, तो भाई पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं, पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, मानव के चित्र बनाए गए हैं, और अधिकांश चित्र सामूहिक आखेट के हैं, यानी कि सामूहिक शिकार के हैं। तो इससे प्रतीत यह होता था कि भाई आदि मानव जो था वो किस में रहता था, झुंड में रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इसी में लिख लेंगे, नोट में ही दूसरा, कि एमपी के, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, एमपी यानी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान, ये आरजे मतलब राजस्थान के बागोर, ब्रैकेट में लिख लेंगे भीलवाड़ा, कि एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागोर, भीलवाड़ा में
पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं? तो कहां मिले हैं? तो एमपी के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोर में। और इनका टाइमिंग क्या रहा है? तो इसका टाइमिंग रहा है अप्रॉक्सीमेट 5000 ईसा पूर्व। ये संभावना जताई जाती है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व के वो साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। कहाँ कहाँ? तो एमपी के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोर में, जो कहाँ पड़ता है? तो भीलवाड़ा जिले में। यह अपना मध्य पाषाण काल कंप्लीट होता है। तीसरा शुरू करते हैं अपन, और वो क्या है? तो नव पाषाण काल। तीसरा क्या है? तो नव पाषाण काल। तो पहली चीज तो ये कि इसमें मानव करता क्या था? तो इसमें मानव खाद्य संग्राहक बन गया था, या सॉरी उत्पादक बन गया था। खाद्य उत्पादक, यानी कि कृषि प्रारंभ कर दी थी। नवपाषाण काल में आके मानव ने कृषि प्रारंभ कर दी थी। अब टाइमिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स इसमें दो टाइमिंग है। एक है 9000 ईसा पूर्व। तो पूरे विश्व में नवपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ माना जाता है 9000 ईसा पूर्व के आसपास। और भारत में कब माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे भारत। तो अपने पास ऑप्शन चाहे 9000 ईसा पूर्व का आ जाए, चाहे 7000 ईसा पूर्व का आ जाए, दोनों सही हैं। और अगर दोनों आ जाएं और भारत के संदर्भ में पूछ रखा हो, तो अपने को टिक करना है 7000 ईसा पूर्व में। तो ये क्या है कि भाई नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में वैश्विक संदर्भ में हुआ था, और भारत में तो 7000 ईसा पूर्व में मानते हैं। अब वही आ जाएंगे अपन कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, औजार कौन कौन से हैं, अपने को यही तो पढ़ना है। तो सबसे पहले औजार पे बात करते हैं। तो पालिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया था। किसका? पालिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो क्या था? पालिशदार पत्थर के औजार। पालिशदार पत्थर के औजार। आरंभ में ही बताया गया था आपको, अपना लेक्चर शुरू किया पढ़ने तब, कि जैसे जैसे उसका तकनीकी ज्ञान बढ़ता गया और बदलाव आता गया किन में? उसके औजारों में, और दूसरा उसकी फूड हैबिट्स में, और उसको संग्रह करने की पद्धति में। तो अब क्या हुआ कि उसने पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लग गया। और उनमें भी विशेषता क्या थी? तो इनमें विशेष क्या था? औजारों में भी विशेष क्या था? तो कुल्हाड़ी। जो पत्थर की बनी कुल्हाड़ी थी, ये विशेष थी। और इस कुल्हाड़ी के पैटर्न के आधार पे ही नवपाषाण काल को अपन 3 भागों में बांटते हैं। और वो कौन कौन से भाग हैं? तो देखना आप, साइट्स हैं 3, फिर अपना पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल्हाड़ी के प्रयोग के आधार पर 3 क्षेत्र थे भारत में जहां पे नवपाषाण कालीन साइट्स मिली हैं। तो इनको देखेंगे। तो उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत।
अपन ने पत्थर की कुल्हाड़ी के प्रयोग के आधार पर या उसके डिजाइन के आधार पर तीन साइट्स देख ली हैं कि उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत। तो पहले इधर देख लेते हैं उत्तर पूर्वी भारत। तो इसमें शामिल कौन था? तो असम और मेघालय की पहाड़ियां, गारो खासी जैंतिया। तो मेघालय की पहाड़ियां और असम। अब यहां कैसी कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे? तो पालिशदार तो पत्थर होता था और आयताकार उनका हत्था होता था। तो इसको लिख लेंगे कि पालिशदार पत्थर, पालिशदार पत्थर तथा पालिशदार पत्थर होता था तथा पालिशदार पत्थर तथा आयताकार हत्था लगा होता था। यानी कि उनकी कुल्हाड़ी कैसी थी? तो पत्थर तो पालिशदार था, पर जो हत्था था, जो पकड़ने वाला था, उसका क्या था? तो वो आयताकार था। पर जब अपन दक्षिण भारत की बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी बाद में देखेंगे, पहले दक्षिण और देख लेते हैं, फिर उसको सेपरेट देखेंगे। तो यहां क्या था? तो यहां देखेंगे अपन कि पालिशदारी पत्थर था, उसमें आयताकार है। तो इसमें क्या थी? तो बगले तो अंडाकार थी पर हत्था नुकीला था। क्या था? तो बगले अंडाकार और हत्था नुकीला। समझ में आ रहा है ना कि भाई पत्थर की कुल्हाड़ी ही प्रयोग कर रहे थे, पर अलग अलग पैटर्न की कर रहे थे। तो इस आधार पे पढ़ने में सहूलियत हो जाए, तो इसके लिए तीन क्षेत्र अलग अलग बांट दिए। तो उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत। तो उत्तर पूर्वी भारत में तो असम में मिली है, मेघालय की पहाड़ियों में नवपाषाण काल की साइट्स मिली है, गारो खासी जैंतिया में, सॉरी। तो वहां क्या मिली है? तो वहां आयताकार हत्था था। पर दक्षिण भारत में क्या था? तो बगले अंडाकार थी और हत्था नुकीला था। और ये साइट सारी मिली कहां है? तो गोदावरी नदी के दक्षिण में। क्षेत्र भी साथ के साथ ही लिखते चलेंगे, आसानी हो जाएगी हमें। तो ये साइट्स कहां मिली है? तो गोदावरी नदी के दक्षिण में। तो और क्या मिला है दक्षिण भारत से हमें नवपाषाण काल के लिए? तो और मिला है कि यहां सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। सिलबट्टा क्या होता था? तो अनाज कूटने के लिए और पीसने के लिए। आज भी भारतीय घरों में होता है ना, या आप उसको उसका छोटा रूप देख लो कि चाय बनाने के लिए अदरक कूटते हैं, तो उसकी जो वो आती है, वैसा ही सिलबट्टा आता था पहले। तो शुरुआत में कैसा था? फ्लैट था, यानी कि पत्थर, उसके ऊपर एक बड़ी सी ऐसे पत्थर से पीसने वाला, तो उसको ऐसे ऐसे अनाज को पीस के खाते थे। तो सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था। और इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है कि सिलबट्टे का प्रयोग किस युग में किया जाता था या किस काल में किया जाता था? तो किस में किया जाता था? तो नवपाषाण काल में प्रयोग किया जाता था। दूसरा क्या मिला है? तो वहां एक पिकली हल, साइट का नाम है पिकली हल। और यहां से क्या मिला है? तो यहां पे साक्ष्य मिले हैं कि यहां गाय बैल पालते थे और उनको खूंटे से बांधते थे। तो पिकली हल में क्या मिला है? तो पशुओं को खूंटे से बांधने के साक्ष्य मिले हैं। तो क्या मिले हैं? तो पशुओं को खूंटे से बांधने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब क्या था कि भैया पशुपालन हो रहा है वहां। सिलबट्टे का पहले ही मिल गया है, तो इसका मतलब यह था कि अनाज भी उपजा रहे हैं, नहीं कृषि भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला बचता है अपना एक, इसमें
कौन सा? तो उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम में क्या? तो कश्मीर। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी जगह थी? कश्मीर। और इसमें 3-4 चीजें मिली थी और सब पे प्रश्न पूछा गया आज तक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अपन उसको देख लेते हैं कश्मीर को। तो कश्मीर में क्या क्या मिला नवपाषाण काल में? तो एक मिला है सबसे पहले गर्तावास। क्या मिला है? तो गर्तावास। और गर्तावास का अर्थ था गड्ढा घर। नवपाषाण काल की साइट मिली है कश्मीर में, क्या? गर्तावास, गड्ढा घर। और यहां क्या मिला है? तो यहां मिला है एक सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसके ऊपर प्रश्न भी पूछा गया है कि नवपाषाण काल की किस साइट पे मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो वो कहां दफनाया गया था? तो गर्तावास में। प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेंगे कि गर्तावास में क्या हुआ है? तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। क्या है? कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। और वो अवशेष कहां से मिले हैं? तो वो गर्तावास से मिले हैं। और गर्तावास कहां है? तो ये कश्मीर में था। और कश्मीर किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन? तो नवपाषाण काल की। तो आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है कि किस नवपाषाण कालीन साइट से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां मिले हैं? वो गर्तावास में। अगली साइट देखेंगे, इसी में कश्मीर में ही थी, वो भी दूसरी साइट है जो कश्मीर में ही थी, वो है, अगला देखेंगे तो उसका नाम है बुर्ज होम। श्रीनगर में मिली थी ये बुर्ज होम। बुर्ज होम का अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज वृक्ष का स्थान। और कहां मिली है ये? तो श्रीनगर। नवपाषाण कालीन साइट थी। और यहां से अपने को क्या मिला है? तो वो देख लेंगे। तो यहां से हमें मिला है कि खेती से परिचित थे ये लोग। पहली चीज तो बुर्ज होम के लोग खेती से परिचित थे। दूसरा यहां क्या था? तो शिकार और मछली पर जीते थे। यानी कि शिकार करते थे और मछलियों का आखेट करते थे, मछलियों का भी शिकार करते थे। तो और ये कहां करते थे? तो बुर्ज होम में करते थे। आपसे प्रश्न पूछ लिया भी जाए कि किस नवपाषाण कालीन साइट में मछलियों का शिकार किया जाता था, मछली शिकार लिख लेंगे। तो किस में किया जाता था? तो बुर्ज होम में किया जाता था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला और एक साइट है, फिर खत्म हो जाएगा। अगली साइट है गुफ कराल। गुफ कराल, अगली साइट है गुफ कराल। और गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का अर्थ क्या है? तो कुम्हार की गुफा। और यहां क्या मिला है अपने को? तो खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। खेती के और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और वो कहां मिले हमें? गुफ कराल में, कुमार की गुफा में। और ये भी नवपाषाण कालीन साइट थी। एक नोट डाल लेंगे, फिर खत्म करेंगे इसको। नोट डाल लेंगे। नोट पहला लिखेंगे कि चिरांद, पटना के पास एक जगह थी जहां से हमें किसके? हड्डी के उपकरण मिले। नवपाषाण कालीन साइट थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। तो चिरांद कहां? तो पटना के पास।
और मिला क्या, तो मिला यहां हमें क्या, तो हड्डी के उपकरण। और ये हड्डी किसकी थी, तो ये हड्डी हिरण के सींग की। तो हिरण के सींगों के, हड्डी के उपकरण मिले, हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। और वो कहां से मिले हमें, चिरांद, पटना के पास, नवपाषाण कालीन साइट थी। और दूसरा और लिख लेंगे, फिर अपना खत्म है पाषाण काल, कुछ नहीं बचेगा इसमें। दूसरा है कि कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में आई। कुंभकारी क्या है, तो घड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कब आई थी, नवपाषाण काल में आई थी। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अपन ने कहा कि कृषि प्रारंभ हुई कब, तो कृषि प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। और जब कृषि प्रारंभ हुई तो तभी तो अनाज का सरप्लस रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होगी। उससे पहले तो आदमी क्या था, मांस खा रहा था, सीधा शिकार किया और खा लिया। तो उसको स्टोर करने के लिए बर्तन की आवश्यकता होगी जब वो कृषि करेगा। और कृषि कब शुरू की, तो उसने नवपाषाण काल में शुरू की। तो नवपाषाण काल में ही उसने कुंभकारी शुरू की। और शुरुआत में कुंभकारी किससे होती थी, हाथ से, यानी मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाता था आदि मानव। और बाद में किससे बनाने लगा, चाक से। चाक सबका देखा हुआ होगा, कुम्हार के पास होता है, तो एक पहिया लगा होता है, उसको जोर जोर से घुमाता है वो, और उसके ऊपर फिर उसको मिट्टी को शेप देता ले जाता है, और जिस आकार का बर्तन बनाना चाहता है उसका आकार आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी पूरी पाषाण काल था। अब अगली जो देखेंगे हम संस्कृति, तो वो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। कौन सी है, ताम्र पाषाण, ताम्रपाषाण काल लिख लो, युग लिख लो, संस्कृति लिख लो, एक ही बात है। तो यहां ताम्रपाषाण का अर्थ समझेंगे सबसे पहले, फिर चलेंगे आगे। तो पाषाण काल में क्या, पाषाण का अर्थ क्या था, पत्थर। तो वो पूरी एज, उसको क्या है, स्टोन एज बोलते हैं। पर यहां अपन ने क्या लिखा है, ताम्र और पाषाण, मतलब तांबा यानी ताम्र प्लस पाषाण का अर्थ है पत्थर। तो इन दो के हथियार बनाने लग गए, और इसको क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल। अब चूंकि अपन ने देख लिया कि नवपाषाण काल में क्या है, कृषि शुरुआत हो गई थी, तो ये कौन सी संस्कृति थी, तो ये कृषि संस्कृति थी। तो ताम्र पाषाण, ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो पत्थर और तांबे के दोनों का औजार प्रयोग करते थे, कौन से, ताम्रपाषाण काल में। और ये कौन सी संस्कृति थी, तो एक चीज याद रखेंगे कि कृषक संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी, तो कृषक संस्कृति थी, कृषि होती थी। यह आपको बता दिया था, नवपाषाण काल में इसकी शुरुआत हो गई थी। अब देखेंगे कि इसकी साइट्स कौन कौन सी मिली हमें। 3-4 साइट मिली है, उन साइट्स के बारे में डिटेल से देख लेंगे, बस यही ताम्रपाषाण काल में पूछते हैं। तो पहली साइट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। क्या है साइट का नाम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। और इसे क्या बोलते हैं, तो बनास घाटी के सूखे अंचलों में। तो ये संस्कृति कहां पैदा हुई थी, तो बनास नदी थी, तो उस की जो घाटी थी उसके सूखे अंचलों में पैदा हुई थी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। और इसके दो बड़े केंद्र थे, एक था अहार और दूसरा था गिलुंद। आहार और गिलुंद, तो गिलुंद तो स्थानीय केंद्र था,
स्थानीय केंद्र का अर्थ समझेंगे कि ये तो मुख्य जगह थी, ये मुख्य जगह थी और उसका स्थानीय केंद्र था गिलुंद। और इस आहार को क्या भी बोला जाता था, तो ताम्रवती नगरी भी बोली जाती थी इसको, या संस्कृति भी बोली जाती थी। और यहां के लोग क्या थे, तो धातु कर्म का प्रयोग जानते थे। क्या जानते थे आहार के, कि धातु कर्म का प्रयोग जानते थे। आप एक चीज शुरू में लिखी अपन ने कि ताम्र पाषाण का अर्थ क्या है, तांबा प्लस पत्थर, यानी कि तांबा धातु है और उस धातु का प्रयोग करना ये लोग जानते थे। कहां के, आहार के। और ये कहां पड़ता था, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो इस आहार में धातु कर्म का प्रयोग करते थे ये लोग, प्रयोग जानते थे। दूसरा, पत्थर से बने घरों में रहते थे। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, पत्थर से बने घरों में रहते थे, कि पत्थर से बने घरों में रहते थे। स्पष्ट है यहां से कि अपन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं और उसमें पहली साइट पढ़ी है अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान। और वो उसको और संस्कृति भी क्या बोलते हैं, तो बनास घाटी के सूखे अंचलों में ये पैदा हुई थी। और इसके दो केंद्र थे, आहार और गिलुंद। गिलुंद स्थानीय केंद्र था किसका, आहार का। तो आहार के लोग क्या करते थे, धातु कर्म का प्रयोग जानते थे और इनको ताम्रवती संस्कृति भी बोला जाता था। और यहां लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। आपको बता दिया था कि स्थायी जीवन शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में मानव ने, जब से कृषि शुरू की थी। तो अब यहां आके गांव बसने लग गए हैं उनके, तो यहां पत्थर से बने घरों में रहते थे। दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरी साइट देखेंगे, पहली हो गई। दूसरी देखेंगे मालवा संस्कृति। और ये मालवा संस्कृति कहां थी, तो पश्चिमी एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और इसको क्या बोलते थे, तो मालवा संस्कृति। और मालवा संस्कृति क्यों बोलते थे, तो पूरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के सबसे उत्कृष्ट मृदभांड, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, कहां बनते थे, तो मालवा में बनते थे। और इसके 3 केंद्र थे, पश्चिमी एमपी में 3 केंद्र थे जहां ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां पाई गई हैं। तो 3 साइट्स कौन कौन सी थी, इनको देख लेंगे। तो मालवा, कैथा, मालवा, मालवा, कैथा, एरण। तो पश्चिमी एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति 3 साइट्स पे मिली थी। पहली मालवा, कैथा, एरण। और इसको मालवा संस्कृति भी बोलते हैं। और मालवा संस्कृति क्यों बोलते हैं, तो जो मालवा साइट मिली है, यहां पे जो मृदभांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो पूरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो थे उसके सबसे उत्कृष्ट मृदभांड थे। तो इसको लिख लेंगे कि मालवा मृदभांड, मालवा में मिले मृदभांड लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे मालवा संस्कृति में मिले मृदभांड, मृदभांड, मालवा संस्कृति में मिले मृदभांड ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में सबसे उत्कृष्ट मृदभांड थे। यानी कि अपने को ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की साइट्स हैं, उनसे जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कहां के मिले हैं, तो मालवा के मिले हैं। तो ये पश्चिमी एमपी की साइट थी। अगली देखेंगे इसी में महाराष्ट्र। तीसरा है
इसके बाद खत्म हो जाएगा अपनी ये साइट्स। तो महाराष्ट्र, तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की एक साइट कहाँ मिली है अपने को? तो महाराष्ट्र में मिली है। और महाराष्ट्र वाली को क्या बोलते हैं? तो जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। और यहाँ के कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं, यानी कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी साइट्स मिली है अपने को, उनको देख लेते हैं। तो पहली है अहमदनगर की जोरवे संस्कृति। दूसरा मिला है, दूसरी साइट मिली है इसमें ताम्रपाषाण काल की, वो लिख लेंगे नेवासा। नेवासा। अगला लिखेंगे दैमाबाद। नेवासा। अगली साइट मिली है दैमाबाद। दैमाबाद। अगली साइट मिली है दैमाबाद, इमामगांव। दैमाबाद, इमामगांव, चंदौली। दैमाबाद, इमामगांव, चंदौली, सोनगांव। सोनगांव, प्रकाश। प्रकाश और नासिक। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी साइट्स मिली हैं अपने को ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की? तो अहमदनगर की जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इमामगांव, चांदौली, सोनगांव, प्रकाश और नासिक। और एक चीज इसमें और नोट कर लेंगे कि जो दैमाबाद और इमामगांव है, इनका इतना विकास हो गया था कि नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुके थे। तो इसको लिख लेंगे कि नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। अपन ने नवपाषाण काल में देखा है कि उसने स्थायी बसना शुरू किया है। तो अभी एकदम से इतना विकास नहीं हो जाएगा ना कि भाई शहर बनने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे शहर बनने की तरफ बढ़े थे। तो शुरुआत में गांव थे, तो अपन ने पढ़ा है कि भाई झुंड में रहने लग गए हैं, सामाजिक संस्थाएं कायम हो गई हैं, सामाजिक नियम बन गए हैं, विवाह संस्था कायम हो गई है, परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी ये शुरू हो गई हैं। तो छोटे शुरुआत में छोटे छोटे गांव थे और वो गांव धीरे 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 बढ़ के क्या बनने लगे? नगर की तरफ बढ़ने लग गए थे। और पूरे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में केवल 2 ही साइट्स थी जिनमें इतना विकास हुआ था कि वो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। तो कौन थे? तो दैमाबाद थे और इमामगांव थे। एक बार पूर्व दोबारा देख लेते, फिर नोट लिख के खत्म करेंगे इसको। ताम्रपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, काल लिख लो या संस्कृति लिख लो, एक ही बात है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, और ये कैसी थी? तो कृषक संस्कृति थी। और ताम्रपाषाण का अर्थ है ताम्र प्लस पत्थर, तांबा प्लस पत्थर, मतलब तांबा प्लस पत्थर। तो इसकी कौन कौन सी साइट्स मिली है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बनास घाटी के सूखे अंचलों में अपने को साइट्स मिली है 2, आहार और गिलुंद। तो आहार का स्थानीय केंद्र था गिलुंद, और आहार को ताम्रवती संस्कृति भी बोलते हैं। कौन सी संस्कृति भी बोलते हैं? तो ताम्रवती संस्कृति भी बोलते हैं। और आहार के लोग धातु कर्म का प्रयोग करना जानते थे, और दूसरा पत्थर से बने घरों में रहते थे। और गिलुंद ये स्थानीय केंद्र था किसका? आहार का। आहार का स्थानीय केंद्र था। अगला देखेंगे पश्चिमी एमपी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो संस्कृति मिली है ताम्रपाषाण कालीन, उसको बोलते हैं मालवा संस्कृति। और मालवा संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि मालवा के अंदर जो मर्दभांड मिले हैं वो पूरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के सबसे उत्कृष्ट मर्दभांड थे।
फाइनेस्ट क्वालिटी के मर्दभांड थे। मर्दभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। तो पश्चिमी एमपी में अपने को कौन कौन सी साइट्स मिली है? मालवा मिला है, कैथा मिला है और एरन मिला है। ये 3 साइट्स मिली है। किसकी? तो किसकी मिली है? वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की। अगला देखेंगे इसी में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को क्या बोला गया? तो जोरवे संस्कृति। क्या बोला गया? जोरवे संस्कृति। सॉरी। और इसमें कौन कौन सी साइट्स थी? तो अहमदनगर की जोरवे संस्कृति, नेवासा, दैमाबाद, इमामगांव, चंदौली, प्रकाश, नासिक। और दैमाबाद और इमामगांव किस स्तर तक पहुंच चुके थे? तो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुके थे। यानी कि इनका तकनीकी विकास इतना हो गया था कि ये नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। अब एक नोट लिख लेंगे, फिर अपन खत्म करेंगे इसको। एक नोट लिख लेंगे स्टूडेंट्स, नोट, और पॉइंट नोट करते चलेंगे। पहला नोट करेंगे कि कताई और बुनाई जानते थे। कौन जानते थे कताई और बुनाई करना? तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग। तो ये अपन नोट पूरी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के ऊपर लिख रहे हैं। तो सीधा लिखते चलेंगे कि भाई कताई और बुनाई जानते थे, ब्रैकेट में लिख लेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग। दूसरा लिखेंगे इसके अंदर, दूसरा लिखेंगे पॉइंट नोट में ही, दूसरा लिखेंगे कि मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। तीसरा पॉइंट इसी में लिख लेंगे कि वृषभ, ब्रैकेट में लिख लेंगे सांड, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। धार्मिक पंथ का प्रतीक था। अगला लिखेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन, अगला पॉइंट लिखेंगे नोट में ही, वृषभ, सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। अगला लिखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में ही सामाजिक असमानता प्रारंभ हो गई थी। लिख लेंगे, फिर बताता हूं कि पाषाणिक संस्कृति में ही सामाजिक असमानता, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में ही सामाजिक असमानता प्रारंभ हो गई थी। क्या प्रारंभ हो गई थी? सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है। आज के दिन देखते हैं, आज के दिन भी देखते हैं हम, सबसे ज्यादा क्या होता है? एक गरीब है, एक अमीर है, दोनों की लाइफस्टाइल में, दोनों के घरों के विन्यास में है, और दोनों के पास कैपिटल में अंतर है। और उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से शुरू हो गई थी? तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से। उससे पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? आज जिसने 4 शिकार मार लिए तो उसने थोड़ा ज़्यादा मांस खा लिया, जिसने नहीं मारे तो उसने कम खा लिया, दूसरे दिन तो तीसरे दिन तो मांस सड़ ही गया। तो धन की अवधारणा नहीं आई थी। और ये धन की अवधारणा कब आई? जब मानव ने कृषि करना आरंभ किया। और जब कृषि करने के बाद, मैंने आपको बताया था ना इस डायग्राम में, कि उसके पास अनाज का सरप्लस होने लगा। तो अनाज के सरप्लस जैसे हुआ कि अतिरिक्त अनाज बनने लगा, तो धन की अवधारणा आई। और धन की अवधारणा से फिर सामाजिक नियम बने, विवाह, नातेदारी, परंपरा सारी शुरू हुई। तो धीरे धीरे अभी गांव बन रहे हैं, उससे नगर बने हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं अपन। तो ताम्रपाषाण कालीन समाज जो था उसमें सामाजिक असमानता प्रारंभ हो गई थी। और इसका पता कैसे लगाया गया? तो जो साइट्स मिली हैं उनमें उनके घरों के विन्यास से और मिले हुए मर्द भांडों से हमें क्या पता चलता है कि असमानता समाज में प्रारंभ हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, ये अपना पाषाण काल और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी। अगले लेक्चर में अपन हड़प्पा देखेंगे। थैंक यू।